दोस्तों, मैं विजय कुमार काला आजाद पत्रकार प्लस 24 न्यूज चैनल से मैं इस वक्त आया हूं चंडीगढ़ में। और जो वाई पूरन सिंह जो थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, उस संदर्भ में उस विषय में मैं आपको हमारे मित्र हैं मुकेश जी, जिनको इस मुद्दे के बारे में इनको सब कुछ इसके पूरे केस के बारे में जो अब तक मीडिया ने दिखाया उससे अलग अलग जो सच्चाई है वो पेश करने जा रहे हैं। और मैं स्पेशल चंडीगढ़ आया हूँ इनसे मिलने के लिए। मैं समय मांगा है, काफी बिजी है। और ये जो है इनका जो है ना, ये 31 व्यक्तियों की जो है एक जो है ना न्याय संघर्ष मोर्चा बना है। इस केस की जांच के लिए इन्होंने मांग की है। जो एडीजीपी साहब थे, तो उस बारे में मैं आप सबको रूबरू करूंगा। जो आज तक मीडिया में नहीं देखा गया वो चीजें बताने वाले हैं, क्योंकि जो भी इनको इस बारे में पता है, जो क्योंकि सारा संघर्ष इन्होंने किया है, इनकी पूरी टीम ने किया है। और जो ये मुकेश जी बताने वाले, कृपया करके मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको है ना आप सारे ग्रुपों में आप शेयर करें, ताकि सच्चाई से जो ये बताने वाले हैं वो मैं उसको जानने के लिए 3 दिन से लगातार इनसे मैं संपर्क में हूँ। और मुझे काफी 3 दिन बाद आगे इनसे समय मिला है। इसको शेयर करते रहिए और इस वीडियो को सुनिए। मुकेश जी आज क्या कहने वाले हैं? नमस्कार। मैं आपको आभारी हूँ कि आपने मुझे आज समय दिया। 3 दिन बाद बड़े बिजी हो आप। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपका जो आपने जो ये संघर्ष कमेटी जो आपने बनाई है, न्याय संघर्ष मोर्चा जी, तो ये जो कमेटी है, ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई? ये कमेटी कैसे बनाई आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा और आपके चैनल का भी, जो आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर मुझे अपने विचार रखने। मैं चाहता हूं कि जो सच्चाई है, जो अब तक मीडिया में कई जगह नहीं दिखाई गई, वो मैं चाहता हूं कि आप है ना एक तथ्य इसको खोल करके देखो, दिखाया गया या जो नहीं दिखाया गया उसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, पर यह है कि जो आपके सामने हम बात रखेंगे वो तथ्य पे आधारित होगी और वास्तविक होगी। पूरे देश को पता है कि 7 तारीख को आईपीएस वाई पूरन कुमार जी ने अपने सेक्टर 11 चंडीगढ़ घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले क्या हुआ ना किसी को पता था, और इसके बाद में क्या होगा ना ये किसी को पता था। एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश के सोए हुए समाज को जगाया, शासक प्रशासक को जगाया, और एक ये अपनी तरह का अलग ही एक घटना थी जिसमें लोगों को न्याय दिलाने वाले व्यक्ति न्याय के लिए उन्होंने अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। 7 तारीख को शहीद, हम शहीद कहते हैं उनको, शहीद वाई पूरन कुमार जी ने अपने घर में बेसमेंट में जो एक साउंड प्रूफ उन्होंने एक कमरा बनाया था, वहां जाकर खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, सबको पता है। उनकी पत्नी सरकारी दौरे पर जापान गई थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे। जब मैडम ने बार बार फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी एक 17 वर्षीय बेटी है उनको कॉल किया और कहा कि बेटी पापा देखो, पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा फोन ना उठाया हो, अब मैं 10 कॉल कर चुकी हूँ, उन्होंने फोन नहीं उठाया। बेटी वहां जाती है तो वहां खून से लथपथ वाई पूरन कुमार जी सोफे पर बेसुध पड़े हैं। यूं कहिए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बेटी घबरा गई, लेकिन वो एक समझदार और एक ब्रेव हार्ट लड़की थी। उसने अपने मामा, जो कि बठिंडा ग्रामीण से एमएलए है आम आदमी पार्टी से, अमित रतन जी को फोन किया। जी। उन्होंने कहा कि मामा जी ऐसे ऐसे पापा को गोली लग चुकी है और वो ऐसे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पुलिस को कॉल कीजिए। पुलिस आई और वो बेटी के बयान लेने लगी। तो बेटी ने कहा कि जब तक मेरे घर के बड़े नहीं आएंगे, मेरे मामा जी या और नहीं आएंगे, मैं कुछ भी बयान नहीं दूंगी। खैर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया। अगले दिन 8 तारीख को मैडम ने जो सुसाइड नोट
वाई पूर्ण कुमार जी लैपटॉप में अपने लिख के गए थे, वो सुसाइड नोट पुलिस 11 सेक्टर चंडीगढ़ की पुलिस को दिया और पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया कि मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी। लिखित में शिकायत दी और सुसाइड नोट प्रोवाइड करवाया। सुसाइड नोट के आधार पर 11 सेक्टर की पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनका नाम वाई पूर्ण कुमार जी अपने सुसाइड नोट में लिख के गए थे और वो स्पष्ट लिख के गए थे कि इन लोगों ने मेरा जातीय उत्पीड़न किया है, जिसमें कुछ उनके सीनियर अधिकारी भी थे, कुछ उनके जूनियर अधिकारी भी थे, जिनमें कोई एसएसपी रोहतक बिजानिया जी और डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह जी का स्पेशल नाम उन्होंने मेंशन किया कि इनकी सह पर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरा जातीय शोषण किया जा रहा है। अनेकों घटनाओं का ऐसा उन्होंने विवरण दिया, जिक्र किया, जहां पर प्रतीत होता है कि वाकई ही उनके साथ जातीय शोषण किया गया था। सवाल ये उठता है कि उनके साथ जातीय शोषण क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो एक आईपीएस अधिकारी थे। ऐसा क्या मामला था कि अधिकारी उनके पीछे, सीनियर अधिकारी उनके पीछे पड़ गए? उसके पीछे ये ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपको बताऊं कि वाई पूर्ण कुमार जी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट है, और ये बड़े इंटेलिजेंट थे। जब इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और क्लियर हुआ तो इनकी रैंक आईएएस की बनती थी। इनको आईएएस, इनकी रैंक के हिसाब से इनको आईएएस मिलना था, लेकिन ये बाय चॉइस आईपीएस में आए कि मैं वर्दी में रहकर, पुलिस प्रशासन में रहकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। बड़े इंटेलिजेंट अधिकारी थे, मौके पर काम करते थे, लोगों की सुनवाई करते थे। गलत काम इन्होंने कभी नहीं किया, गलत के पक्ष में ये नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई है कि अगर हम इनके चरित्र के बारे में कुछ बताना चाहे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जब जाट आरक्षण का मामला हरियाणा प्रदेश में हुआ था तो इन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं किसी भी आंदोलनकारी ये अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं, मैं इन पे गोली नहीं चलाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ बिजानिया ने वहां पर गोली चलाई। तो ये मानवतावादी भी थे और जिस तरीके से ये काम करने की इनकी कार्यशैली थी उससे कहीं ये प्रतीत होता है कि इनके उच्च अधिकारियों को ये भय था कि ये कम उम्र में प्रमोशन लेके हमारे सर पे ना बैठ जाए, डीजीपी ना बन जाए, तो कहीं ना कहीं इनकी सर्विस खराब की जाए, इनका रिकॉर्ड खराब किया जाए और इनको इतना उत्पीड़ित कर दिया जाए कि ये खुद ब खुद उस लाइन से हट जाए। अच्छा, एक बात जी, तो मैं आपको पूरा वो बता दूं। जब 8 तारीख को 11 लोगों के खिलाफ जो इन्होंने वो कर दिया तो मैडम ने असंतुष्टि जताते हुए, अमृत कौर जी ने असंतुष्टि जताते हुए पत्र लिखा कि भाई जिस तरीके की एफआईआर लिखनी चाहिए थी उस तरीके की आपने एफआईआर नहीं लिखी, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी। तो आईजी पुष्पेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में एक एसआईटी गठित की गई और उसमें इस केस की इंक्वायरी पर लगा दिया गया। हरियाणा सरकार ने 11 अक्टूबर को, जब मैडम अड़ गए कि मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, 11 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने एसपी रोहतक बिजानिया को उनकी जगह पर एक शेड्यूल कास्ट सुरेंद्र भोरिया जी को वहां पर एसपी लगा दिया गया। इस बीच में क्या घटनाक्रम हुआ कि चंडीगढ़ पुलिस ने यह सोचा कि भाई चलो एसपी हटा दिया गया है और परिवार संतुष्ट हो जाएगा, और उन्होंने बगैर परिवार की सहमति से सेक्टर 16 से उनके पार्थिव शरीर को उठा के वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए और वो जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाने के लिए पीजीआई ले गए कि भाई पैनल, एक डॉक्टर का पैनल बैठेगा और बैलिस्टिक एक्सपर्ट वहां पर पहुंचेंगे और वीडियोग्राफी के साथ इनका पोस्टमार्टम करा देंगे, लेकिन परिवार की कोई उसमें सहमति नहीं थी। जब ये देखा कि भी पुलिस बगैर परिवार की सहमति के पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं तो परिवार भी थोड़ा सहमा, परिवार भी थोड़ी सख्ती में आया और सामाजिक लोगों का भी वहां पर आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि तब तक बात फैल चुकी थी। पहले तो एक सिंपल सुसाइड का मामला था, लेकिन उसके बाद बात फैल गई कि भाई ये तो जातीय उत्पीड़न हुआ है, तब इन्होंने सुसाइड किया। तो कितने साल की सर्विस थी इनकी? काफी लंबी सर्विस थी, 2004 से उनके साथ इतने सारे जो घटनाएं हुई हैं, क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई
मतलब एप्लीकेशन दी होगी सरकार को, अधिकारी को, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई जो इस बड़ी। इस मामले में क्या था कि ये पब्लिक डोमेन में मामला उनकी खुदकुशी के बाद ही आया है। इस बीच में हो सकता है कि उन्होंने इसको एक हल्के में लिया हो कि ठीक है भाई, चलो मुझे मेरे फादर की डेथ हो गई है, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मुझे गाड़ी अलॉट नहीं कर रहे हैं, मुझे अकोमोडेशन अलॉट नहीं कर रहे हैं, और मुझे बार बार ऐसी जगह मेरा तबादला किया जा रहा है जो एक सजा के तौर पर वो पोस्ट देखी जाती है। वो एक डिपार्टमेंटली उन चीज को लेके चल रहे होंगे। लेकिन जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, आप ये देखिए ना कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, इनके खिलाफ नहीं, इनके गनमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, और वो मुकदमा फिरौती का मुकदमा दर्ज रोहतक पुलिस कर लेती है। जबकि उसमें अगर किसी से इनके गनमैन ने कोई पैसे मांगे हैं तो वो पीसी एक्ट उसमें लगना चाहिए, और पीसी एक्ट ना लगाकर रोहतक पुलिस वहां पर फिरौती का मामला दर्ज कर रहे हैं। और एक कानूनन प्रावधान है कि आप किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी के ऊपर वो लेंगे तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब विदाउट एनी परमिशन आप इनको नामजद कर रहे हो, और इन्हीं की गाड़ी से इनके गनमैन को आप उठा रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो। और एक अधिकारी, एक एएसआई लेवल का अधिकारी जो कि जिसकी ड्यूटी साइबर सेल में है, और वो अपने एडीजीपी रैंक के अधिकारी को ये कहता है कि अगला नंबर तेरा है, और जितना मर्जी जोर लगा लिए छोड़ा नहीं जाएगा, अगली बार तुझे ऐसे घसीट के लेके जाएंगे जैसे तेरे गनमैन को लेके जा रहे। तो ये अति हो गई थी, ये अति हो गई थी। और फिर उन्होंने ये देखा कि भाई मेरे खिलाफ तो षड्यंत्र, ये बहुत ऊंचे लेवल पे षड्यंत्र चल रहा है, और वो कहां टूट गए, कैसे टूट गए, ये तो जांच का विषय। ये जो न्याय संघर्ष मोर्चा गठित हुआ है, 31 मेंबर इसमें। जी, अब मेंबर इसमें ज्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग में 31 मेंबर ही हुए। तो ये कमेटी गठित किसने कराई? क्या हुई कि ये कमेटी जब परिवार की सहमति के बगैर पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, और परिवार उस वक्त सहमा हुआ था। परिवार को ये नहीं पता चल रहा था कि भाई हम क्या करें। तब तक ये था कि मैडम सोच रही थी कि जो मेरे जो पति हैं वो एक आईपीएस अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी है हरियाणा सरकार के, एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात मानी जाएगी। हमें